हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 18 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट जितनी भी न्यूज़ है, AIR न्यूज़ और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की न्यूज़, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर दूसरी न्यूज़ है 4.0 जो लॉकडाउन है 31 मई तक के लिए वो एक्सटेंड हो गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारा गृह मंत्रालय है, तो उनके अंतर्गत किसने किया है? NDMA क्या होता है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनकी भी एक कमेटी होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो रिवाइज गाइडलाइंस हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें होगा, कौन कौन सी गतिविधियों पे प्रतिबंध रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है, WHO इंडिया जॉइन 61 नेशन टू सीक सोर्स ऑफ कोरोना वायरस। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आज की। फाइनली हमने कुछ स्टेप लिया है। ठीक है। तो दूसरी हम बात करेंगे साइक्लोन अम्फान की। तो साइक्लोन जो अम्फान है, ये अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि ये अभी आज बोला जा रहा है, आज से लेके मतलब 20 मई तक ये आएगा। जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से उड़ीसा जो कोस्ट है वहाँ पे, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी ये आ सकता है। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है ना। तो ये भी देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते किसे हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, इसका नाम अम्फान कैसे पड़ा है, ये सब भी देखेंगे। फिर जो एडिटोरियल है उसमें हम देखेंगे अंडरवेलमिंग। ठीक है। तो ये जो पैकेज दिया हुआ है कोविड-19 का इकोनॉमिक पैकेज, तो इसके बारे में ही बताया गया है। इसके अलावा द ताइवान क्वेश्चन, तो आपको जो WHO वाला जो इशू है वो पता होगा। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पार्टिसिपेट करना है, ताइवान को इनवाइट करना है नहीं, तो उससे रिलेटेड है। टुवर्ड्स स्वराज जो है, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है 31 मई तक वो बढ़ गया है। कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक, शॉपिंग मॉल्स, होटल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। और दूसरी चीज़ है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वीं और अंतिम किस्त की घोषणा भी की है। 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधार की पहल हुई है। ठीक है। कोविड-19 रोगियों के जो ठीक होने की दर है वो भी 37.5% हो गई है। और पिछले दिनों में मरीजों की जो संख्या है, दोगुनी होने की दर 13.6 हुई है। ठीक है। 6 दिन में ये हुई है। इसके बाद चक्रवाती तूफान अम्फान के और तेज होने के कारण उड़ीसा के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी है। तो ये है। अब देखो, जो नेशन वाइड लॉकडाउन है, तो ये 31 मई तक ये जो एक्सटेंड हुआ है, तो इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, तो वो मैं आपको मतलब बता देती हूँ ऐसे ही। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई नोट्स वगैरह निकालना, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सबको पता है कि क्या क्या हमें मेजर लेने हैं। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस और जो वर्क प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे आपको मास्क पहनना क्या होगा, ज़रूरी होगा। ठीक है। ये सब हर जगह पे होगा। फेस कवर क्या है, कंपलसरी है। कहीं पे भी अगर जो भी आप कहीं पे जा रहे हो और आपने स्पिट किया, ठीक है, तो नाउ इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस विद फाइन। तो आपको मतलब फ़ाइन भी लगेगा। स्पिटिंग प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पूरी तरह से। इसके अलावा तीसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगी मैं, फिज़िकल डिस्टेंसिंग कहूँगी। ठीक है। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होगा। इज़ टू फॉलोड बाय ऑल पर्सन इन पब्लिक प्लेसेस एंड जो भी मतलब प्लेसेस हैं वहाँ पे ये करना होगा यूज़। ठीक है। इसके अलावा जो मैरिज है, मतलब जो भी शादी ब्याह से रिलेटेड जो गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा गेस्ट नहीं होंगे। ठीक है। मैरिज वगैरह में 50 लोग ही हो सकते हैं। और जो फर्नल्स वगैरह होते हैं, अंतिम संस्कार, लास्ट राइट, तो वहाँ पे कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम 20 लोग। ठीक है। तो 20 पीपल आर अलाउड, ये चीज़ है। इसके अलावा जो अल्कोहल और लिकर, पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह है, पब्लिक प्लेसेस पर ये अलाउड नहीं है। ठीक है। आप चाहे तो अपने घर पे खा सकते हैं। और जितना ज़्यादा मतलब पॉसिबल हो सके वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनीज जैसे इन्फोसिस और TCS, इन्होंने तो काफ़ी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया है कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को। और क्योंकि यही ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा वर्क प्लेस पे या फिर कहीं कहीं की भी अगर कोई एंट्री हो रही है या फिर एग्ज़िट के टाइम पे, वहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए थर्मल स्कैनिंग का। ठीक है। इसके अलावा हैंड वॉश का, कि टाइमली आप उनके हैंड वॉश कर रहे हो, सैनिटाइज़ कर रहे हो, है ना। तो ये प्रोविज़न कुछ है। इसके अलावा क्या चीज़ें प्रोहिबिट रहेंगी वो भी हम देख लेते हैं। तो जितनी भी घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर है वो सारा बंद रहेगा। ठीक है। हवाई यात्राएं नहीं होंगी। केवल जो
हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस है, सिक्योरिटी पर्पज़ है, इसके लिए ही ये भी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनसे परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ये चालू रहेंगी। इसके अलावा जो मेट्रो रेल सर्विसेज हैं वो भी सस्पेंडेड रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये सारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटलिटी सर्विस विल ऑल्सो रिमेन क्लोज्ड एज अर्लियर, ठीक है। तो ये सारे भी बंद रहेंगे। केवल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्टैंडर्ड पर्सनस हैं, टूरिस्ट जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में जो काम कर रहे हैं, तो केवल वही क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है तो उनको ये काम दे दिया गया है कि आप अपने जो किचन्स वगैरह हैं उनको ऑपरेट कर सकते हो और लोगों को खाना वगैरह घर में डिलीवर कर सकते हो उनके। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, जिमनाशियम या फिर स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सिमिलर प्लेसेस, ये सारे बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम जो है खुले रहेंगे, लेकिन कोई भी वहाँ पे दर्शक नहीं होंगे, ठीक है। स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड, तो केवल प्लेयर्स रहेंगे स्टेडियम्स वगैरह में, हम घर बैठ के उनके मैच वगैरह देख सकते हैं। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर टाइप ऑफ गैदरिंग्स आर लार्ज कॉन्ग्रीगेशन रिमेन टू बी प्रोहिबिटेड। रिलीजियस प्लेसेस जो है, रिलीजियस गैदरिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कहीं पे भी ये वर्शिप वगैरह नहीं होगी पब्लिक प्लेसेस में। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है पैसेंजर का व्हीकल से, बसेस से, तो वो दोनों स्टेट की म्यूचुअल कंसेंट इस पर इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मेरे भाई की शादी थी, कज़िन ब्रदर की, तो उन्होंने मतलब बारात आनी थी, वो उत्तराखंड से ही आनी थी, लेकिन बीच में जो है यूपी के जो टाउन है वो भी पड़ते हैं, तो इस वजह से यूपी की गवर्नमेंट से म्यूचुअल कंसेंट ना होने के चलते क्या था, उनको बहुत लंबे रूट से आना पड़ा। तो ये सारी कुछ है। इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड बसेस वुड बी अलाउड एज डिसाइडेड बाय दी, जो भी मतलब स्टेट डिसाइड करेगी तो तब वो होगा, ठीक है। उसके उसके ही अकॉर्डिंग चलेंगे। और एसओपीज़ जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मूवमेंट ऑफ पर्सन इज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। और इसके अलावा जो डिलिनिएशन है रेड और ग्रीन ऑरेंज जोन का, तो ये जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो, और जो यूनियन टेरिटरीज़ है गवर्नमेंट, तो वहाँ वो स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वो कुछ कंसीडर करके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनसे पैरामीटर शेयर करके तब वो अपने तरफ से रिलैक्सेशन दे सकते हैं इन चीज़ में। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगा, केवल एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो होंगी वही अलाउड है 7 से लेके शाम के सुबह के 7 बजे। तो गवर्नमेंट 65 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं, ठीक है, या फिर इससे ऊपर है, तो उनके लिए बोला गया है कि आपको बस घर पे ही रहें। और 10 साल के जो से कम बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जिनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए भी बोला है घर पे ही रहें। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप इज़ इंस्टॉल बाय ऑल एम्प्लॉयज़ इन देयर फोन। हाँ, इस पर सरकार ने क्लैरिटी भी की है कि मतलब जो कंपैटिबल हैं, जो एंड्रॉयड मतलब जो फ़ोन कंपैटिबल है आरोग्य सेतु ऐप के लिए, तो उनके लिए ही ये अलाउड है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी ऐसा नहीं है। इसके अलावा ऑल स्टेट्स एंड यूनियन हैव बीन आस्क्ड टू इंश्योर सीमलेस इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट मेडिकल प्रोफेशनल, तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो सरकार का ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, तो इसमें मतलब इसके अंतर्गत सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात की गई है, तो इसका 5th जो था ट्रांस, तो वो अनाउंस किया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 7 रिफॉर्म जो है, 7 एरियाज़ की बात की गई है। तो वो 7 एरियाज़ इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा में जो फंड है उसको 65% उसमें हाइक किया हुआ है, ठीक है। यानी कि मतलब 40,000 करोड़ एडिशनल धनराशि का इसमें आवंटन होगा, ठीक है, 40,000 करोड़। और इसके अलावा क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको उनमें मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाने के लिए ये किया जाएगा, माइग्रेंट्स को जल्दी से जल्दी कुछ रोज़गार मिले, है ना, तो इसके लिए है। इन 7 रिफॉर्म्स के बाद जो सेकंड रिफॉर्म है वो किस चीज़ में किया गया है? हेल्थ एंड एजुकेशन में, ठीक है। तो जो मैं मतलब बोल रही हूँ और लिख रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो हेल्थ और एजुकेशन में क्या गया है, सबसे पहले हेल्थ में देख लेते हैं। तो रिफॉर्म मतलब बोला गया है कि जो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ है, लैब्स हैं, तो सभी ज़िलों में वो होगी। मतलब अगर कोविड-19 बाद में जैसे चला भी जाता है तो उसके बाद भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक लैब्स सारी, तो ऐसा होगा। इसके अलावा
जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसके थ्रू बनाए जाएंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा और उसमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, ठीक है, रूरल और अर्बन दोनों ही जगहों पे। इसके अलावा जो अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की, तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म आने वाला है, पीएम ई विद्या प्रोग्राम, ठीक है, पीएम ई विद्या प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा पीएम ई विद्या प्रोग्राम में कि ऐसा बोला गया है कि इसमें जो ई कंटेंट होगा, ठीक है, मतलब डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन है ये, पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन, ई कंटेंट होगा, और साथ में क्यूआर कोडेड जो टेक्स्ट बुक है फॉर ऑल ग्रेड्स, ठीक है, क्लास 1 से लेके और 12वीं तक क्या होंगे, एक टीवी चैनल होगा, मतलब हर एक उसके लिए कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं, बहुत ऑनलाइन डिजिटल जो एजुकेशन है, टेली एजुकेशन, उसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और रेडियो का एक्सटेंसिव यूज़ किया जाएगा, ठीक है, मेनली इसमें भी कम्युनिटी रेडियो का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तीसरा जो रिफॉर्म है, ठीक है, तीसरा क्या, बिजनेसेस ड्यूरिंग कोविड, तो बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो चौथा रिफॉर्म था वो क्या था, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। तो कंपनी एक्ट में जो काफ़ी सारे जो कुछ लॉज थे, तो उनको मतलब फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, वो भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो पांचवा इसमें रिफॉर्म था वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का है, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। फिर जो सिक्स्थ रिफॉर्म की बात की गई वो पब्लिक रिलेटेड टू पब्लिक, मतलब पॉलिसी जो होंगी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड और जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड, इन सब पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो यही सारे कुछ चीज़ हैं। इसके अलावा जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है, तो इसमें से सरकार ने मतलब बोला है कि हमने गरीब कल्याण जो पैकेज है उसके तहत क्या किया है, गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना मिल रहा है, ठीक है, फ्री जो फूड है 80 करोड़ लोगों को वो मिल रहा है। इसके अलावा पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान योजना, तो इसमें क्या मिल रहा है, 16,000 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं लगभग 8 करोड़ लोगों को, ठीक है। 16,000 जो करोड़ रुपीस हैं वो 8 करोड़ लोगों को कैसे मिल रहे हैं, डीबीटी के थ्रू। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, तो इससे बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा आपने जनधन खाते सुने होंगे, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में आए भी होंगे पैसे, तो इसके लिए 20,000 करोड़ जो जनधन अकाउंट है उनमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, करीबन 10,000 करोड़, ठीक है। तो ये सारे हैं जितने भी मतलब जैसे उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है, अगर मतलब कुछ आते हैं इनिशिएटिव क्या क्या किया गया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। उज्ज्वला स्कीम के तहत भी क्या किया गया, 6.81 करोड़ समथिंग इतना कुछ दिया गया है। फिर दूसरा, और श्रमिकों को अपने जो घर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो स्पेशल श्रमिक ट्रेन है, ठीक है, तो वो चालू की गई हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कुछ एस्टिमेशन है जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, ये थिंक टैंक है। तो उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमी होगी टू कॉन्ट्रैक्ट 12.5% इन 2021, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस एंड द रिसर्च डिवीज़न ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये इस मतलब कुछ और जो फर्म है तो ये अपनी अपनी बता रही हैं कि कैसा होगा। और यहाँ पे जो ये ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3, तो इनकी बात हुई है, ठीक है, मेनली मतलब भाग 1 भाग 2 ये जो स्टिमुलस पैकेज दिया था तो उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एट WHO इंडिया जॉइन 61 नेशन टू सीक सोर्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि इस चीज़ पे मतलब चाहे वो US हो, ठीक है, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने तो मतलब ओपनली बोल दिया था कि इनको क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है चाइना में, ठीक है। और मेनली मतलब WHO की भी, क्योंकि WHO ने आपको पता है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी उन्होंने मतलब रवैया रखा कि प्रो चाइनीज़, उस टाइम पे उनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि नहीं चाइना को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये वो है ना। पर इंडिया का अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया था कि इससे लगे कि हम भी मतलब क्या कर रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट मतलब चाहते हैं, है ना, कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो अभी ये है, हमने क्या किया, इंडिया इज़ अमंग 62 कंट्रीज़ दैट हैव मूव्ड अ प्रपोजल एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हमने रखी है कि हमें जो जेनेटिक सोर्स है कि कहाँ से ये फैला है, जानवरों से फैला है या कहाँ से फैला है, तो इसकी पहचान के लिए हमें मतलब क्या होना पड़ेगा, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन हमें करना है इसका।
and the resolution is being backed by 3 of the 5 permanent members of the United Security Council, UK, रशिया एंड फ्रांस, अलॉन्ग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये सारी कंट्री आप देख सकते हो साथ में है, साउथ अफ्रीका एंड टर्की एंड अमंग अदर्स। लेकिन पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान है, ये सिग्नेटरी नहीं है इस रेजोल्यूशन के। ठीक है, सार्क नेशंस के केवल बांग्लादेश और भूटान ही क्या है, सिग्नेटरीज हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अभी मैं WHO के बारे में भी बता दूंगी। WHO के बारे में तो बस मतलब इतना ही जानना ज़रूरी है कि इसकी जो स्थापना थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर WHA जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया 61 नेशन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मतलब एक इंटरनेशनल फोरम पे जो ये वायरस है उसके ओरिजिन की एंड द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन की मतलब हमने रिस्पॉन्स दिया है ना सो फार। तो बस यही सारी चीज़ इसमें थी। एंड चाइना मतलब क्या कर रहा है, बोला तो मतलब यही जा रहा है कि ये वुहान से ही इमर्ज होकर आया है क्योंकि फ़र्स्ट केस वहाँ पर ही देखा गया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। WHO के बारे में अभी बताऊँगी मैं जब हम वो ताइवान वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे उड़ीसा बंगाल ब्रेस फॉर साइक्लोन अम्फान। ठीक है, तो इट विल लाइकली क्रॉस वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट बिटवीन सागर आइलैंड। ठीक है, तो सागर आइलैंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है एंड हाथी आइलैंड जो है बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे ये हिट कर सकता है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये होगा। उड़ीसा में बहुत सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया इसी वजह से। ठीक है, तो मतलब जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो इनकी ये वैसे होते क्या हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। आपको पता है कि मैं बताती हूँ लोकेशन कहाँ से ये आते हैं मेनली। और तो ये है लोकेशन। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं इंडिया में। ये आपको यहाँ पे दिख गया, ये अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। तो मोस्टली जो इंडिया में जो साइक्लोन होते हैं वो इन दो जगह से ही आते हैं। ठीक है, तो अभी बे ऑफ बंगाल से क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ से जो क्लॉकवाइज ये चलते हैं और मतलब जो लो प्रेशर के जोन होते हैं, कम दबाव का जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। इसी के बाद आपको देखने को मिलता होगा कि वो थंडर स्टॉर्म्स और तेज़ हवाएं चलती हैं, फिर भारी बारिश होती है। तो मतलब क्या होता है कि जब जो ये हवा होती है ना तो ये ऊपर उठती हैं। ठीक है, नम हवाएं होती हैं, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, वार्म। ठीक है, तो इस हीट की वजह से जो हवा की जो नमी होती है तो उसका कंडेंसेशन होता है और फिर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं जिससे भारी बारिश होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो मेनली जो कॉमनली कहाँ पे 30 डिग्री जो नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है एक मतलब होता है कि इस वाले जोन में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मतलब मेनली जो इक्वेटर होता है वहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे चक्रवात जो होते हैं वो बन नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसके जो नेमिंग की अगर हम बात करें तो मेन जो आपका ये जो इंडियन ओशियन है ना, तो इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 8 देश हैं। 8 देश वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये जो है ये नाम रखते हैं और इनका भी मैं बताती हूँ अभी कि किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा नाम रखा जाता है। अभी ये जो है अम्फान जो नाम दिया गया है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, थाईलैंड के द्वारा। इसके बाद का जो तूफ़ान होगा उसका नाम होगा निसाग्र। ठीक है, निसाग्र नाम होगा, वो बांग्लादेश के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद का जो होगा वो तूफ़ान का नाम होगा गति। ठीक है, इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। तो ये है, और 2004 से ये नाम दिए जा रहे हैं। ठीक है, 2004 से RSMC के द्वारा ये नाम दिए जा रहे हैं। इससे पहले 1953 से जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, उसके द्वारा दिए जाते थे। लेकिन अभी क्या है, RSMC के बारे में भी देख लेते हैं हम। तो आएंगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास में, तो 169 नेम्स जो हैं और भी अभी रखे हुए हैं उनके। ठीक है, तो ये कौन करता है नेम्ड, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMCs एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर TCWCs। देयर आर 6 RMCs इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी 6 हैं इस प्रकार के, इंक्लूडिंग द IMD। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और
RMC जो है द IMD नेम्स द साइक्लोन्स डेवलपिंग ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन इंक्लूडिंग द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। उसके बाद ये सारे जो स्टैंडर्ड है, मतलब 8 नेम होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, फिर 8 सूची जो 8 लिस्ट होती हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें अभी मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी 8 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बनाया था। इसके अलावा वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नेम साइक्लोन्स, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही क्लैरिटी नहीं हो पाती थी उस टाइम पे इनिशियल लेवल पे कि कैसे मतलब साइक्लोन का नाम रखना है, क्या उसको बुलाना है, और लोगों को कैसे इवैक्यूट किया जाए इनिशियल लेवल पे। तो इस वजह से ये सारे थे। तो अभी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे रिलीजियस बिलीफ पे नहीं होना चाहिए, किसी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट ना करता हो, है ना। तो न्यूट्रल होने चाहिए पॉलिटिकल फिगर से। तो ये सारी भी कुछ चीज़ें। इसके अलावा अभी जो सजेस्ट किए हैं नियर में इंडिया ने, ठीक है, तो वो क्या है, गति तेज, मुरसाऊ, आग, व्योम, झार, झोर इसे प्रोनाउंस किया जाता है, प्रबाहु, नीर, प्रभांजन, घुर्नी, अम्बुद, जलधि एंड वेगा, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे भी ये लिस्ट बता देती हूँ आपको। ये जो है नॉर्दर्न इंडिया ओशियन साइक्लोन नेम्स, ठीक है। तो ये आपको देख रहे होंगे, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5 से 8 तक, और इसमें भी 8 नेम है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहता है, जैसे पहले ओनिल, अंगनी, है ना। अभी ये लास्ट वाला आपने सुने होंगे, फानी और वायु, हिका, क्यार, महा, बुलबुल, पवन, अब ये अम्फान। तो अम्फान के बाद जो है वो जो 169 जो लिस्ट है तो वो सारी बिगिन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यही था इसकी। साइक्लोन को मतलब हर जगह पे अलग अलग नेम से बोला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वाइली वाइली बोलते हैं। इसके अलावा टाइफून, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब सबसे पहला जो अंडरवेलमिंग जो ये आर्टिकल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कॉज्ड एंड एक्सटेंडेड बाय कोरोना वायरस क्राइसिस नीड्स टू बी फार बोल्डर देन इट इज़। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि ये जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का, तो सरकार ने केवल ये कुछ राहत पैकेज की घोषणा की है, जो केवल जो सेलेक्टेड सेक्टर्स हैं उसके लिए ही क्या है, सीमित है। लिक्विडिटी भी वहीं के लिए एक्सटेंड कर रखी है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब प्रत्येक सेक्टर पे फोकस किया जाना था। जो मोस्ट वल्नरेबल है उनके लिए रिलीफ पैकेज दिया जाना था। जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेजर्स हैं टू बूस्ट डिमांड एंड सप्लाई, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो सारे लाने चाहिए थे, है ना। और जो PDS है, तो मतलब इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने PDS के माध्यम से फूड वगैरह देना स्टार्ट किया है, वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन थोड़ा लेट हो गई है ना। और इसके अलावा PDS को क्या कर देना चाहिए था, टेम्प्ररी भी वो यूनिवर्सलाइजेशन कर देते उसका। या फिर जो जैम ट्रिनिटी है, जैम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जनधन आधार, ठीक है। जैम मतलब जनधन, जे से जन, आधार एंड मोबाइल, ठीक है। जनधन आधार मोबाइल योजना, तो इसको भी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता था, क्योंकि आधार तो अभी सभी के पास होता है ना। तो राशन कार्ड या फिर ये जो PDS सिस्टम के तहत है, तो आधार को ही एज अ यूज़ किया जा सकता था। इसके अलावा जो 500 रुपीज़ का जो कैश ट्रांसफ़र है, तो वो भी काफ़ी ठीक है, लेकिन इतना एडिक्वेट तो नहीं है, क्या हो जाएगा उससे। इसके अलावा जो मनरेगा है, तो मनरेगा में जो आवंटन को बढ़ाया है, फंड को बढ़ाया, अभी मैंने बताया था ना 65% का जो हाइक दिया हुआ है, तो वो अच्छी बात है ना। लेकिन इसमें जो कार्य करने के दिन हैं वो भी बढ़ने चाहिए थे। तो सरकार ने एक तरह से जो 50 दिन का जो लॉकडाउन था, इसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया, काफ़ी कुछ और बेहतर तरीके से कर सकते थे, यही इसमें बोला गया है। द ताइवान क्वेश्चन जो है, दिल्ली डिसीजन, इसमें मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक एप्रिसिएशन ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व, इट मस्ट बी फाइंड अ मिडिल पाथ। तो हमको मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब चाइना से डायरेक्ट हमको कुछ टक्कर ले लेनी है ना, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो अभी ये रिसेंटली मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, तो उनकी जो वर्चुअल मीटिंग थी, तो इसमें यही बोला गया था कि ताइवान को मतलब एज एन ऑब्जर्वर इनवाइट किया जाए या नहीं। तो बहुत सारे जो देश थे तो उन्होंने बोला हाँ करना चाहिए, है ना। सभी ने बोला, US तो फुली सपोर्ट करता है, लेकिन इस पर जो वो था चाइना, तो उनको ऑब्जेक्शन था कि नहीं, उनको एज अ अलग से रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोविड-19 से जो ताइवान है, मतलब इसलिए मतलब बोला जा रहा था क्योंकि ताइवान ने ना बहुत सक्सेसफुली डील किया है कोविड-19 से अपने रीजन में। तो उन्होंने ये बोला उन्होंने कि WHO की 2009 से लेकर और 2016 तक उन्होंने सारी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो अटेंड की हुई हैं, तो अभी भी वो कर सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल हेल्थ को मतलब सुधारने की दृष्टि से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको प्रमोट करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्लोबल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। पॉलिटिकल जो कंसिड्रेशंस हैं इम्पॉर्टेंट टेरिटोरियल एंटिटी के, तो ये सारे क्या होने चाहिए, इससे
एक्सक्लूड नहीं होनी चाहिए, है ना, सभी को लेना चाहिए। इसके अलावा मैनी ऑफ इंडियाज़ पार्टनर US, Japan, Australia, New Zealand, with whom Delhi has been actively coordinating its international response to the COVID crisis, is calling for Taiwan presence in the WHO deliberation। ठीक है, तो ये सब चीज़ बोली गई है। इसके अलावा बीजिंग डज नॉट रिस्पेक्ट वन इंडिया, तो मतलब जो अभी हमने बोला कि ठीक है, हम जब चाइना जब तक हमारी वन इंडिया पॉलिसी की बात नहीं करता ठीक से, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी उसने रिसेंट में पाकिस्तान के साथ मिलकर लद्दाख रीजन में वो डैम वगैरह भी बना रहे हैं, तो दे आस्क व्हाई शुड दिल्ली ब्लाइंडली फॉलो अ वन चाइना पॉलिसी, है ना। तो यही बोला गया इसमें कि हम मतलब क्यों करें, लेकिन हाउएवर पॉइंट टू डेंजर्स ऑफ अपसेटिंग चाइना स्पेशली व्हेन द बायलैटरल रिलेशंस आर गोइंग। अभी हमारे ऐसे भी नहीं कि द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हों, हमारे मिलिट्री टेंशंस और बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है उनके साथ, जैसे कि जो लद्दाख वाला रीजन है टोंगसोंग लेक के पास, या जो नाकुला पास के पास में था, तो चाइनीज़ ट्रूप वहाँ पे क्या आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, है ना, आए दिन। तो ये सारे हमारे बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा है उनके साथ, तो इतनी जल्दी से हमें कुछ डायरेक्ट ट्रिप ऐसे सही नहीं है एक्शन लेना। दिल्ली हैज़ नेवर रिकग्नाइज ताइवान एज अ सेपरेट नेशन, अभी तक हमने कुछ भी उसको एज अ सेपरेट नेशन रिकग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन नाउ, है ना। टूवर्ड स्वराज में जो है इसमें ABAN की बात हुई है, ठीक है, ANBA यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसमें ये चीज़ बोला गया है कि देखो मतलब अगर हम यहाँ पे मतलब टोटल GDP और पर कैपिटा GDP की बात की गई है, ठीक है, टोटल GDP एंड पर कैपिटा GDP, तो कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसी के बारे में की गई है कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पहले जो था, हमने सबसे पहले अगर बात करें तो जो मेजर इकोनॉमी थी GDP थी, जैसे US है, फिर चाइना है, इसके बाद आपका जापान, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, UK। तो हमने सबसे पहले UK को क्रॉस करके इंडिया यहाँ पे आया इस पोजीशन पे, फिर फ्रांस को भी हमने क्रॉस किया, फिर यहाँ पे आए। तो आने वाले 5 सालों में हम जर्मनी और जापान को भी क्रॉस करके फिर यहाँ 3rd पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। तो उसके बाद हमसे आगे की जो बड़ी GDP देश है वो US और चाइना ही रह जाएंगे, तो हम ऐसा करने वाले। वहीं अगर हम पर कैपिटा GDP की बात करें तो वहाँ पे हमसे आगे 138 देश हैं। दैट इज़ मोस्ट एम्बैरेसिंग फॉर अस, है ना, कि ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए सही नहीं है कि हमारी जो मतलब ये जो पर कैपिटा GDP है, इससे हमसे काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो आगे हैं। तो मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि जो पर कैपिटा GDP है टोटल GDP से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि द अनफिनिश्ड एजेंडा फॉर ANBA 2.0 इंक्लूड्स सिविल सर्विसेज, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो आत्मनिर्भर अभियान, ये जो भारत अभियान है, तो इसके बाद 2.0 भी होना चाहिए इसका, और इसमें मतलब मेन क्या होना चाहिए, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म भी है, जो कि स्टील फ्रेम है, हैज़ बिकम अ स्टील केज, ठीक है, तो इसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट रिफॉर्म, दिल्ली डजन नीड, दिल्ली में हमें 57 मिनिस्ट्रीज चाहिए, ठीक है, डजन नीड 57 मिनिस्ट्री एंड 250 पीपल विद सेक्रेटरी रैंक, तो इतनी इनकी ज़रूरत ही नहीं है ना दिल्ली में। दूसरा इन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात की है कि सस्टेनेबली रेजिंग क्रेडिट टू GDP रेशियो फ्रॉम 50% to 100%। फिर अर्बन रिफॉर्म की बात की है कि जो मतलब 100 सिटीज़ हैं जहाँ पे मिलियन पीपल रहते हैं रेदर देन 52, है ना। फिर एजुकेशन रिफॉर्म की बात की है, तो हमारे जो करंट रेगुलेटर हैं वो कन्फ्यूजेस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स विद बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें। फिर स्किल रिफॉर्म की बात की है, ठीक है, अवर अप्रेंटिस रेगुलेशंस आर होल्डिंग बैक एम्प्लॉयर्स एंड यूनिवर्सिटी। लेबर रिफॉर्म की बात की है, ठीक है, तो जो हमारे कैपिटल है इज़ हैंडीकैप्ड विदाउट लेबर एंड लेबर इज़ हैंडीकैप्ड विदाउट कैपिटल। तो ये काफ़ी सारे अच्छे रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की है। इसके अलावा ये बोला गया है कि जो इंडिया है तो वो मतलब क्या है, उनकी जो इंटेंशंस हैं उसमें वो लैक नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। CSR जो फिलेंट्रॉफी है, गवर्नेंस, बोरोइंग्स हैं, तो ये सारे जो हैं थोड़ा सा रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं वल्नरेबल को, वीक को, है ना, सिटीजन्स को। और जो इकबाल की जो पोएम थी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एंड हिज फिलॉसफी ऑफ self-reliance and individual self-reliance was an important inspiration for political freedom in 1947, but India bypassed economic freedom
मिस्ड हर इकोनॉमिक ट्राइस विद डेस्टिनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला है। पर कैपिटा जीडीपी पे हमने ध्यान नहीं दिया। और शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, you are a falcon and it is your duty to fly, it's not our duty, it's our time, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोला गया है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे एक पुस्तक का भी जिक्र किया गया था, द मैग्निफिशेंट रीसेंट बुक, ठीक है। क्या नाम है? गांधी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया। ये हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा की है। तो इसमें इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि वाइल अदर पैट्रियट्स हैड यूज स्वराज, उस टाइम पे स्वराज को कैसे यूज़ किया गया था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। गांधी जी मेड इंडिया अवेयर ऑफ इट्स ट्रू ओरिजिनल मीनिंग। तो गांधी जी ने लेकिन क्या बोला? सेल्फ रूल और कलेक्टिव पॉलिटिकल स्वराज हैजंट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इनटू इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्वराज। तो हमने कभी भी उसको जो था पॉलिटिकल राजनीतिक स्वराज ही लिया, उसको कभी भी व्यक्तिगत आर्थिक स्वराज नहीं बनाया, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फॉर्मलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड फाइनेंशियलाइजेशन एंड स्किलिंग, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है इसमें। नेक्स्ट जो अगर कोई न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8000 क्वारंटीन इन चाइना एमिड रिसर्जेंस। तो चाइना में दोबारा से जो यहाँ का एक जिलिन प्रोविंस है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है चाइना की जिलिन प्रोविंस, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि और केसेस स्पॉट किए गए हैं। बीजिंग में इतने नहीं हैं जितने यहाँ पे हैं, ठीक है। ये तो 20 लाख पैकेज के सारे वही हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट के बारे में ये बोला गया है कि जो डिक्रिमिनलाइजेशन था प्रोविज़न कंपनी एक्ट का, ये कोविड-19 से अनरिलेटेड है और ये काफ़ी पहले ही मतलब 24 मार्च के अराउंड सरकार ने ऑलरेडी इसकी घोषणा कर दी थी अपने बजट स्पीच वगैरह में। तो इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो रिमूव किए गए हैं कंपनीज एक्ट से। और जो ये सारे जो चेंजेस है ये क्या करेंगे? हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनकी डायरेक्ट लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे भी लोअर पेनल्टीज और फॉर अ 1% कंपनीज, ये सारी चीज़ें है। जो अभी एक न्यू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी आएगा एमएसएमईज़ के लिए, वो अनाउंस किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो कंटिन्यू मेडिकल फंडिंग है, ठीक है, कंटिन्यू मेडिकल फंडिंग, तो वो भी बहुत उसके भी सामने मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसी है, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की मतलब शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज। ओवर 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 68% जो इंडियंस हैं उसके उनके पास लिमिटेड और नो एक्सेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। फ्री मेडिसिन इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 31% to 2%। ये सारी कुछ बातें इसमें बोली गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये जो है फुटवेयर, टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेंटर लिस्ट ऑफ सेक्टर टू पुश सेल्फ रिलायंस। तो ये सारे जो सेक्टर हैं यहाँ पे मतलब हम कुछ सेक्टर ये ऐसे हैं कि हम अननेसेसरी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आयात की जगह हम यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये डाटा है। अगर जो अप्रैल एंड मार्च 2019 से 2020 के बात करें तो इंडिया ने 467.2 बिलियन जो था ये कमोडिटीज़ क्या की इंपोर्ट की है, ठीक है, डॉलर। इंडिया ऑल्सो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वर्थ ऑफ 54.5 बिलियन एंड मेडिकल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। तो ये सारे भी हमने खरीदे हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं कि हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आज से अगर 30 साल पहले देखें तो हमारी बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी, है ना, एबिलिटी थी, हम सेल्फ सफिशिएंट थे ये सारी जो ड्रग इंग्रेडिएंट्स हैं इनको यूज़ करने में, इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाने में। लेकिन अभी हमें मतलब चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपने जो चीपर रेट है उसकी वजह से जो हमारे यहाँ की जो सेवरल यूनिट्स हैं वो शट डाउन हो गई है ना। तो हमें उसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही चीज़ बोला गया था, न्यू गाइडलाइंस प्रोवाइड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू यूज़ द ऐप। फर्स्ट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट दे देमसेल्व्स क्लैरिफाइड, एंड सेकंड, द वर्ड यूज्ड इज शुड, इट इज़ मोर ऑफ एन एडवाइजरी, ठीक है। शुड बोला गया है तो ये एडवाइजरी उसमें उसको लिया जाना चाहिए। इसके अलावा मे एडवाइज इंडिविजुअल टू इंस्टॉल द आरोग्य सेतु ऐप एप्लीकेशन ऑन कंपेटेबल मोबाइल फोन्स। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।